नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बाबा केदारनाथ धाम से जुड़ी तमाम जानकारियां देंगे। आप कब यात्रा कर सकते हैं, आप कैसे यात्रा कर पाओगे, किस समय आपको वहां जाना उचित रहेगा और किस माध्यम से आप वहां यात्रा कर सकते हैं। आपको बाबा केदार धाम में रुकने, खाने पीने की सुविधाओं की सारी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। तो हमारे साथ आप लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिए और तमाम जानकारी आप लीजिए। तो शुरू करते हैं वीडियो। नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। आज हम अपनी यात्रा कर रहे हैं बाबा केदारनाथ की। पंच केदारों में से सबसे प्रथम केदार बाबा केदारनाथ की यात्रा आज हमने अपने शहर बहादुरगढ़ से शुरू की है। हम यात्रा को शुरू 5 बजे के आसपास करना चाह रहे थे, लेकिन अपने कुछ पर्सनल काम से हम बिजी हो गए, इसलिए हम यात्रा थोड़ी लेट चालू कर रहे हैं। अभी हमारा उद्देश्य है कि हम रात तक हरिद्वार पहुंचेंगे और आज रात का स्टे हम हरिद्वार में ही करेंगे। और इस यात्रा में हमारे साथ है, ये देखिए, ये संदीप जी हैं, जाना माना चेहरा है बहादुरगढ़ का, संदीप व्लॉग्स के नाम से इनका यूट्यूब चैनल है। ये हमारे साथ इस यात्रा में है और हम दोनों ही यात्रा को अपनी संपूर्ण करेंगे। अभी हम रास्ते में हैं और जैसे ही कुछ नई अपडेट आएगी हम रास्ते की अपडेट आपको देते चलेंगे। रात को हम हरिद्वार में पहुंचेंगे और आपसे रास्ते में हरिद्वार में जाके मुलाकात करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, हम अपनी गाड़ी से ही यात्रा कर रहे हैं और अगर आप भी अपने व्हीकल से यात्रा कर रहे हैं तो आपको रात को खाने की कोई समस्या नहीं आने वाली है, क्योंकि दिल्ली से चलकर लगभग हरिद्वार तक बहुत सारे जो है ढाबे या होटल्स आपको मिल जाएंगे जिसपे बहुत ही अच्छी क्वालिटी का भोजन मिलता है। और ये जो वीडियो अभी आप देख रहे हैं ये मेरठ के एरिया की है। मेरठ के एरिया में बहुत ही शानदार भोजन की क्वालिटी और होटल्स अवेलेबल हैं। ये यात्रा हम 9 मई 2024 को कर रहे हैं और कल यानी कि 10 मई को बाबा केदार के कपाट खुलने वाले हैं। हम पहले ही दिन बाबा केदार धाम पहुंचने की इच्छा लेकर निकले हैं। तो दोस्तों, अभी बजा रात का 1 और हम पहुंच गए हैं हरिद्वार। सफर करके रास्ते में हम रुके भी और संदीप भाई साथ में हैं। दोनों सफर तय करते हुए आए, बीच में 2 जगह हमने स्टे भी किया। हम 8 बजे के आसपास बहादुरगढ़ से निकले थे, मेरठ में खाना खाने के लिए रुके और अभी पहुंचे हैं बिल्कुल हम माँ गंगा के घाट पर। पीछे हमारे बहती हुई गंगा। और अभी हम यहाँ थोड़ी देर रेस्ट करेंगे और कल सुबह हम अपनी आगे की यात्रा जारी रखेंगे बाबा केदार के लिए। ये पवित्र गंगा माँ के दर्शन और रात भर यहाँ जो श्रद्धालु बाहर से आए हैं वो घाट पर यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर के दायरे में हम पैदल घूम चुके हैं। घाट के दोनों तरफ श्रद्धालु खुले में लेटे हुए हैं और गंगा माँ के किनारे सोने का आनंद ले रहे हैं। ये रात के समय का गंगा मैया का सुंदर दृश्य है, बड़ा ही मनमोहक दृश्य है। नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। 4 बजे तक रेस्ट करने के बाद हमने 4 बजे अपनी यात्रा हरिद्वार से फिर शुरू कर दी है। हम जैसा कि आपको पता अपनी कार से जो है जा रहे हैं बाबा केदारनाथ। अगर कोई भी भाई अपना ट्रेवल करना चाहता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट से तो उसके लिए भी बहुत अच्छी व्यवस्था है। उसको पहले दिन ऋषिकेश आ जाना है। ऋषिकेश से सुबह 5 बजे बसेज निकलती हैं, जो कि आपको बुकिंग पहले दिन अपने करवा लेनी है। पहले दिन बुकिंग करवाने में आपको दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता और जो सुबह 5 बजे बसेज ऋषिकेश से निकलती हैं वो आपको लगभग 2 से 3 बजे सोनप्रयाग पहुंचा देती हैं, जहां से सोनप्रयाग से आगे की यात्रा पैदल ही करनी होती है। हरिद्वार से निकलने के बाद अब हम पहुंच गए हैं ऋषिकेश और ऋषिकेश अब हम खड़े हैं लक्ष्मण झूले पे। मेरे पीछे लक्ष्मण झूला।
हरिद्वार से निकलकर लगभग आधे घंटे के बाद ही हम ऋषिकेश पहुंच गए। और ऋषिकेश हम सुबह सुबह लगभग 5 बजे के आसपास पहुंचे। तो आप ये बड़ा सुंदर दृश्य देख रहे हैं ऋषिकेश में लक्ष्मण झूले का। यहाँ पर 2 झूले हैं, एक राम झूला और एक लक्ष्मण झूला। आगे का लंबा सफर होने के कारण हम सिर्फ लक्ष्मण झूले का ही दर्शन आपको करवा रहे हैं, क्योंकि सफ़र हमारा काफ़ी लंबा है। अभी लगभग हमें 220 किलोमीटर का सफ़र तय करना है सोनप्रयाग पहुंचने के लिए। तो हम सुबह सुबह हमने 15 मिनट लगा के आपको भव्य राम झूले के दर्शन करवाए और फिर हमने अपने आगे का सफ़र शुरू किया। यहाँ से लगभग 80 किलोमीटर निकलने के बाद हम पहुँचेंगे पवित्र प्रयाग में, देव प्रयाग जिसका नाम है। यहाँ अलकनंदा और भागीरथी 2 नदियों का संगम है। इसी संगम के बाद जो नदी निकली वो गंगा नदी कहलाती। तो दोस्तों लगभग हरिद्वार से 100 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद हम पहुंच गए हैं देव प्रयाग। और आप नीचे जो ये संगम देख रहे हैं इसमें आपको 2 नदियां आती हुई दिखाई दे रही होंगी। एक नदी का बिल्कुल पानी साफ है और एक नदी का थोड़ा रेतीला पानी है। जिस नदी में रेतीला पानी है वो नदी है अलकनंदा और जो नदी का बिल्कुल पानी साफ आपको दिख रहा है वो नदी है भागीरथी। अलकनंदा नदी बाणा गांव से निकलती है जो बद्रीनाथ होते हुए यहाँ पहुँचती है। और अलकनंदा नदी गोमुख से निकलती है, जहाँ से हम ये भी कहते हैं कि पवित्र गंगा का उद्गम स्थल है। गोमुख से निकलने के बाद रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी में इसका संगम होता है। वहाँ से आगे सिर्फ इस नदी का नाम भागीरथी रह जाता है और भागीरथी ही देवप्रयाग तक आती है। और नीचे ये पवित्र संगम के पास में एक छोटा सा स्कूल भी है जो आप देख पा रहे हो, बच्चे प्रेयर कर रहे हैं। और दोस्तों अब हम आ गए हैं बिल्कुल नीचे जो नज़दीक से आपको दर्शन करवाने के लिए। हमने यहाँ पे स्नान भी किया और यहाँ तक आने में लगभग हरिद्वार से 3 घंटे का समय आराम से लग जाता है, क्योंकि हरिद्वार से यहाँ की दूरी लगभग 100 किलोमीटर है। हमारी यात्रा का ये दूसरा दिन है और अभी हम यहाँ स्नान करने के बाद देवप्रयाग से अपने आगे की यात्रा के लिए निकलेंगे। यहाँ पर पानी का बहाव हर समय काफ़ी तेज ही रहता है और जगह जगह पर चेतावनी भी प्रशासन द्वारा लगाई गई है कि ध्यानपूर्वक जो है स्नान करें, क्योंकि यहाँ पानी का लेवल जो है 1 से 2.5 मीटर तक किसी भी समय बढ़ सकता है। क्योंकि जैसे पानी पीछे से थोड़ा सा ज़्यादा आ जाता है तो यहाँ खतरा बढ़ जाता है, इसलिए चेतावनी वहाँ पर साइन लगाए गए हैं। और नहाने के लिए प्रशासन द्वारा यहाँ अच्छी व्यवस्था की गई है। एक साथ ज़्यादा लोग तो यहाँ स्नान नहीं कर पाते हैं, क्योंकि स्नान करने के लिए एरिया बहुत ही छोटा रखा गया है। वैसे अगर देखा जाए तो आप भी अगर यात्रा कर रहे हो तो यहाँ पर स्नान जरूर करें। सुबह के 8:30 और हम देवप्रयाग में पवित्र संगम पे स्नान करके अपने गंतव्य की तरफ निकल लिए हैं। आगे अभी देखते हैं, कहीं पे खाना खाने के लिए रुकेंगे। और हमारा आज का लक्ष्य जो है दोपहर तक सोनप्रयाग पहुंचने का है, जहां से पैदल यात्रा शुरू होगी। यहाँ पर दोस्तों रास्ते में आपको खाने के लिए छोटे मोटे ढाबे ही मिलेंगे। ज़्यादा कोई बड़ा लेवल का जो है होटल या ढाबा आपको नहीं मिलने वाला है। और अगर आप जून में यात्रा कर रहे हैं तो आपको भंडारे बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे। ये हम अपने 2022 की यात्रा के एक्सपीरियंस के भी आप पे बोल रहे हैं, लेकिन 2024 में जो हमने यात्रा की तो कोई भंडारे हमें रास्ते में नहीं मिले। तो दोस्तों लगभग 10 घंटे सफ़र करने के बाद हम पहुंच गए हैं सोनप्रयाग के पास। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं बहुत ही लंबा ट्रैफिक जैम है। लगभग सोनप्रयाग से पीछे 4 किलोमीटर तक लोग अपनी गाड़ियां सड़क के साइड में लगा के अपनी यात्रा पे चले गए हैं, लेकिन हम फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि हम सोनप्रयाग पार्किंग तक पहुंच जाएं। यहां जाने के बाद पता चला कि सीतापुर वाली पार्किंग भी बिल्कुल फुल है। और इस टाइम सीतापुर से सोनप्रयाग जाने की जो व्यवस्था ऑटो की होती थी वो भी अवेलेबल नहीं है। कोई भी गाड़ी आगे नहीं जाने दी जा रही है, लेकिन हमने जैसे तैसे करके अपनी गाड़ी को आगे के लिए
यहाँ निकाल लिया है और हम सोनप्रयाग वाली पार्किंग तक जाने का प्रयास कर रहे हैं। ड्यूटी पर कार्यरत पुलिस वालों द्वारा कोने पे बोल दिया गया कि यहाँ आगे पार्किंग की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, पार्किंग्स बिल्कुल फुल हैं। जैसा कि आपको पता है, हम ये यात्रा 10 मई को कर रहे हैं। आज ही मंदिर के कपाट खुले हैं और केदारनाथ धाम में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की लाइन लगी हुई है। तो बहुत ही दिक्कतों का सामना करते हुए हम अपनी गाड़ी को आगे निकालते हुए ले जा रहे हैं। और ये देखिए पार्किंग का हाल, यहाँ पर गाड़ी लगाने की पार्किंग अवेलेबल ही नहीं है और हमने रोड के साइड में अपनी गाड़ी खड़ी करके अपनी यात्रा को आगे के लिए आरंभ किया। सोनप्रयाग में गाड़ी छोड़ने के बाद हमने अपनी आगे की यात्रा आरंभ की। आप अगर अपनी कार से जा रहे हैं तो अपना एक्स्ट्रा लगेज अपनी कार में रख सकते हैं। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर रहे हैं तो आपको सोनप्रयाग में ही लॉकर की फैसिलिटी मिल जाएगी। यहाँ पर आप 50 रुपये पर डे के हिसाब से अपने बैग जमा कर सकते हैं और आप अपने साथ ऊपर बिल्कुल हल्का बैग लेकर जाएं। बिल्कुल हल्का बैग आपको चलने में आसानी प्रदान करेगा। और सोनप्रयाग से जैसे ही हम आगे निकलते हैं तो हमें यहाँ से शेयर्ड टैक्सी मिलती हैं। ये टैक्सी 50 रुपये पर पर्सन के हिसाब से यहाँ से हमें गौरीकुंड तक उतार देती है। गौरीकुंड से हमारी पैदल यात्रा शुरू होती है। ये जो आप सामने टैक्सी देख रहे हैं, यहाँ से 5 किलोमीटर का सफर इन्हीं टैक्सी के माध्यम से करना होता है। अगर आप यहाँ से ही अपनी पैदल यात्रा शुरू करना चाहते हैं तो यहाँ से भी आप अपनी पैदल यात्रा शुरू कर सकते हैं। सोनप्रयाग की भारी भीड़, ट्रैफिक जाम। हम 2 बजे से पहले जो है सोनप्रयाग पहुंच गए थे। पार्किंग में गाड़ी लगाते लगाते हमें वहाँ लगभग 3:30 हो गया। हमें 1.5 से पौने 2 घंटे लगे। बहुत रश है और वहाँ से जो हम ये शेयरिंग कैब से जो आए हैं गौरीकुंड तक, यहाँ पर भी काफ़ी रश है। गाड़ी ने लगभग हमें 1 किलोमीटर के आसपास पीछे उतार दिया है। 1 किलोमीटर लंबा यहाँ भी जाम लगा हुआ है। जैसे ही यात्रा शुरू हुई हमारी तो बरसात ने हमारा स्वागत किया। मौसम ज़्यादा खराब होने के कारण और मार्केट की जो यहाँ जो कमेटी है उसकी होटल एजेंटों के स्ट्राइक के कारण, रास्ते में कोई सुविधा न होने के कारण हमने वापस आने का फैसला लिया और हम भीगते हुए वापस गौरीकुंड की तरफ, मैं और संदीप भाई। यात्रा हमने शुरू की थी कि बरसात आई और जो यात्री दर्शन करके वापस आ रहे थे उन्होंने बताया कि ऊपर अभी कोई भी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम रात भर गौरीकुंड में ही रुकेंगे। रात को लगभग हम 1 बजे के आसपास हरिद्वार पहुंचे थे। वहां से सुबह 4 बजे वापस निकले थे, लगभग 3 घंटे की नींद लेने के बाद। और उसके बाद देवप्रयाग रुके। आपने पूरा जो हमारा टूर था वो हमारी इस वीडियो में देखा ही है। शाम को हमें उम्मीद थी कि हम 2 बजे के आसपास अपनी जो है पैदल यात्रा शुरू करेंगे, लेकिन जैसा कि आप सबको पता, आज 10 मई थी, आज ही मंदिर के कपाट खुले थे और यहाँ पे इतना रश था, इतनी भीड़ थी कि हमें लगभग गाड़ी की पार्किंग स्पेस ढूंढने के लिए भी 1.5 घंटा से पौने 2 घंटे यहाँ समय व्यतीत करना पड़ा। उसके बाद हम वहां से शेयरिंग कैब जो आपने देखी, शेयरिंग कैब में बैठ के गौरीकुंड पहुंचे। गौरीकुंड से हमने अपना यात्रा करने का निर्णय किया और वीडियो में आपने देखा ही कि चलते ही बारिश ने हमारा स्वागत किया और बारिश के स्वागत के कारण हमें यहीं रुकना पड़ा। लास्ट में हमने डिसीजन लिया कि हम यहीं रुकेंगे। अपने दूसरे दिन की यात्रा को हम यहीं खत्म कर रहे हैं और हम आपसे कल सुबह मिलते हैं। हम कोशिश करेंगे सुबह 4 बजे यहाँ से पैदल यात्रा शुरू करने की। कल हमारी यात्रा का 3रा दिन होगा। नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। आज हम अपने 3रे दिन की शुरुआत कर रहे हैं।
सुबह के 4 बजे हैं, नहा धो के हम रेडी हैं। अभी हम जो पैदल यात्रा चालू करेंगे गौरीकुंड से। रात को हम गौरीकुंड में ही रुके थे। अगर आप यात्रा करने यहाँ आ रहे हो तो आपको यहाँ रुकने के लिए 1500 से 2000 रुपए तक में रूम मिल जाता। रूम में सिर्फ आपको बेड और कंबल ही प्रोवाइड किए जाते हैं। कोई खास फैसिलिटी वाले यहाँ रूम किसी भी होटल में अवेलेबल है ही नहीं। और डॉर्मेटरी सुविधा भी है। पर पर्सन 500 से 700 रुपए चार्ज में आपको यहाँ पे सोने की व्यवस्था हो सकती है। और अगर खाने की बात की जाए तो तकरीबन हर जगह एक जैसा ही खाना, बिल्कुल नॉर्मल खाना, और 150 रुपए में 150 रुपए में फुल डाइट। उसमें आपको एक सब्जी, एक दाल, चावल और रोटी जितनी आप खा पाओ। तो ये यहाँ खाने की वैसे क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, पर बढ़िया था। शाम में हमने यहाँ यहीं गौरीकुंड में ही खाना खाया था और शाम को यहीं रुके। आज हम अपनी यात्रा आगे के लिए तो पैदल यात्रा शुरू कर रहे हैं। और रास्ते की जो भी अपडेट्स हैं, कैसा रास्ता है, कैसे आप जाएंगे, पैदल यात्रा करेंगे या आप घोड़ा यात्रा इसको बोलते हैं, पर ये घोड़े होते नहीं है, ये होते हैं जी खच्चर। तो खच्चर यात्रा अगर आप करना चाहोगे तो उसके बारे में भी आपको जानकारी मैं रास्ते से दूंगा। यहाँ से निकलते ही जो है घोड़ा पड़ाव है, एक्चुअल में वो है खच्चर पड़ाव, लेकिन लिख सभी जगह घोड़ा पड़ाव रखा है और सब बोलते हैं कि घोड़े से यात्रा, घोड़े से यात्रा। तो उसकी जानकारी भी देंगे, क्या चार्ज है उसका, कैसे कहां से आप बुक करवा पाओगे, और अगर आप पैदल यात्रा करना चाह रहे हो तो कैसे पैदल यात्रा में क्या क्या कठिनाई आने वाली हैं, क्योंकि हम आज अपनी यात्रा पैदल ही करेंगे। यात्रा अगर आप करना चाह रहे हैं तो आप पैदल ही यात्रा करें। और रास्ते में आने वाले ये मनमोहक दृश्य आपका मन मोह लेंगे, जो कि आपको थकावट भी नहीं होने देते। और यात्रा आप 4 माध्यम से कर सकते हैं। पहला तो मैंने आपको बताया जो सबसे उत्तम है पैदल यात्रा। दूसरा पिट्ठू, जैसे ये बंदा सामने से आ रहा है, सिर पे टोकरी रखे, ये आपको अपने कमर पे बिठाएगा और लेके जाएगा। तीसरा तरीका है जी पालकी। बीच में एक चेयर लगी होगी और 2 बंदे आगे और 2 बंदे पीछे, तो 4 बंदे आपको उठा के लेके जाएंगे, पालकी यात्रा। चौथा जो माध्यम है वो है हेलीकॉप्टर से। आपको नीचे गौरीकुंड से, और गौरीकुंड से पहले एक जगह है फाटा नाम की, वहाँ से आपको हेलीकॉप्टर मिल जाएंगे। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि ऊपर सुविधाएं बहुत कम है, जिसके कारण हमने रात की यात्रा को स्थगित किया था। तो आप ये देख ही पा रहे होंगे, अभी जो है टेंट लगाने की कार्रवाई चल रही है। यहाँ जो सोने की व्यवस्था और खाना पीना बनाने की जो व्यवस्था होती है बहुत कम है। यात्रा पर बारिश का खतरा आज भी बना हुआ है। नीचे से बादल ऊपर की तरफ आते हुए हमने रेनकोट वगैरह लिया नहीं है, तो हम कोशिश करेंगे जल्दी से कोई रेन शेड होगा वहाँ रुकने की। यात्रा के दौरान आपको बहुत ही सुंदर ऐसे ही दृश्य देखने को मिलेंगे। ऐसे दृश्य देखने के लिए आपको ज़रूरी है कि आप अपनी यात्रा पैदल करें। पैदल यात्रा करने में बड़ा ही आनंद आता है, और ये जितने भी सुंदर दृश्य आप वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, इनको भी आप बड़े अच्छे से तो जैसा कि हमने आपको दिखाया, मौसम बड़ा खराब हो गया है दोबारा से। सुबह एक बार हल्की धूप के दर्शन हुए थे, हम सोच रहे थे कि मौसम अच्छा रहेगा, लेकिन एकदम से जो बादल आए, जो मैंने आपको बादल आते हुए दिखाए, तो मौसम ने दोबारा एक बार चिंताएं बढ़ा दी हैं यात्रा में क्या होगा। लेकिन हम
प्रभु भोले का नाम लेके आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। हमने लगभग अपना आधा रास्ता तय कर लिया है। हमारी औसतन एवरेज जो आ रही है आधा घंटा पर किलोमीटर, 30 मिनट में हम 1 किलोमीटर अपना बिल्कुल स्लो चल रहे हैं। संदीप भाई अपने साथ में हैं। ये यात्रा का सुंदर दृश्य आप देख पा रहे हैं। अलग अलग रंग के जो टीन शेड्स आप देख रहे हैं, इनमें कहीं पे रुकने की व्यवस्था है या कहीं पे कुछ खाने पीने की व्यवस्था है। खाने में आपको यात्रा के दौरान तकरीबन जगह पर मैगी, पराठा और कहीं कहीं खीरा, ऐसी ही चीज़ें खाने को मिलेगी जिसकी क्वालिटी भी ज़्यादा अच्छी नहीं है। और ये एक थोड़ा सा रास्ता जिसके दोनों तरफ से बर्फ और नीचे कीचड़, तो इस रास्तों पे भी आपको बड़ा संभल के चलना होता है क्योंकि फिसलन भरे रास्ते हैं। अभी हल्की बरसात अभी हुई थी, कल भी यहाँ बरसात हुई है, लेकिन ये जो नज़ारा है, ये नज़ारा इतना अच्छा है कि आपको महसूस ही नहीं होगा कि आप लगभग 15-16 किलोमीटर पैदल चल पड़े हैं और थकावट आपका शरीर बिल्कुल महसूस नहीं करेगा। हम बिल्कुल बाबा केदार धाम के नज़दीक पहुंच गए हैं और आप सुंदर दृश्य देख रहे हैं। जैसे जैसे हम केदार धाम के नज़दीक पहुंच रहे हैं वैसे वैसे हवाओं की रफ्तार भी बढ़ती जा रही है। बहुत ही ठंडी और बहुत ही सुंदर हवा यहाँ चल रही है। सभी ने गर्म कपड़े डाले हुए हैं। आप अगर केदारनाथ यात्रा आने के बारे में सोच रहे हैं तो गर्म कपड़े अवश्य लेके आए। इनर, स्वेट शर्ट, हर तरीके के गर्म कपड़े। अगर आप खच्चर पे यात्रा कर रहे हो तो बेस कैंप से पहले ये इनका पड़ाव है। आप यहाँ तक खच्चरों पे आ पाओगे लेकिन कि जैसा मैंने अपने वीडियो में बताया, न करें, खच्चर पर यात्रा न करें। आपको यात्रा करनी है तो अपने पैरों से करें। और यहाँ से मंदिर की दूरी लगभग 2 किलोमीटर। वो खच्चर पे आने वालों को भी पैदल जाना पड़ता है। हर 1 किलोमीटर पर या 2 किलोमीटर पर रुद्रप्रयाग प्रशासन के द्वारा आपके लिए मेडिसिन की सुविधा उपलब्ध है। और बाबा केदार धाम से मात्र 1.5 किलोमीटर पहले एक बहुत ही अच्छी सुविधाओं के साथ ये हॉस्पिटल भी यहाँ बना हुआ है। हम पहुंच गए हैं केदारनाथ मंदिर के बिल्कुल पास। मौसम आप देख रहे हो बिल्कुल खराब बना हुआ है। खराब मौसम के कारण हमारे मित्र संदीप को थोड़ी समस्या बनी आई। एल्टीट्यूड के कारण ऑक्सीजन लेवल डाउन आ गया था। तो ये मैंने अभी आपको दिखाया, धर्मार्थ चिकित्सा इकाई है, धर्मार्थ कैंप है। फ्री में जो है टूरिस्ट की सेवा करते हैं। रास्ते में भी इस तरीके के लगभग हर किलोमीटर 2 किलोमीटर पर कैंप थे। प्रशासन की तरफ से बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। तो अभी उनको ऑक्सीजन अप करने के लिए थोड़ा सा ऑक्सीजन दी जा रही है संदीप को अंदर। मेरे पीछे जो आप देख रहे हो पूरी टेंट सिटी है। बहुत बढ़िया व्यवस्था जो है टेंटों में यहाँ की गई है। और मेरे को लग रहा है आज हमें यहाँ रुकना ही पड़ेगा क्योंकि बारिश भी आ गई है, मौसम बड़ा खराब है। तो देखते हैं, बता रहेंगे लंबी भी लाइन भी बड़ी लंबी है मंदिर में। तो अभी जैसे ही संदीप का ट्रीटमेंट खत्म होगा तो हम आगे की यात्रा करेंगे। ये बिल्कुल बादलों से घिरी हुई बाबा केदार घाटी। और यहाँ जो है कंस्ट्रक्शन काम भी बड़े स्पीड से जो चल रहा है। हर तरफ हमारी नजर पड़ी तो कंस्ट्रक्शन काम चल ही रहा है। आने वाले कुछ समय में यहाँ टेंट सिटी की बजाय शायद होटल्स ही होटल्स होंगे, जैसा कि 2013 से पहले यहाँ दुनिया भर के होटल थे। जैसा कि मैंने बताया था कि मौसम बड़ा ख़राब है और आज भी मौसम पूरे दिन बड़ा ख़राब था। दिन में भी बारिश आई थी जब हम रास्ते में थे, और अब शाम को जैसे ही हम केदार धाम के नज़दीक पहुँचे हैं तो मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है। आप देख ही रहे होंगे कि कैसे ओलावृष्टि जारी है। और गनीमत ये रही कि हम अभी इसी हॉस्पिटल में यहाँ रुके हुए थे जहाँ
संदीप जी को स्टीम दिया जा रहा था। उसको ठंड लगने से थोड़ी ही समस्या ज़्यादा बढ़ गई थी उसकी। तो मौसम जैसे कि आप देख पा रहे हो, किसी भी समय यहाँ मौसम खराब हो जाता है। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आप यात्रा पे आ रहे हैं तो आपके पास रेनकोट या छाता और गर्म कपड़े अवश्य होने चाहिए। अगर उनके बिना आप यहाँ आ रहे हो तो आप स्वयं मुसीबत को अपने सिर डालने वाला काम कर रहे हो। ये देखो किस तरीके से, कितनी तेजी के साथ ओलावृष्टि यहाँ हो रही है। हम यहाँ खड़े खड़े इंतजार करें कि कब ये बरसात बंद हो और हम अपना आगे का सफ़र करें। हम सिर्फ मंदिर से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर खड़े हैं और हम चाह रहे हैं कि हम शाम को आज दर्शन करें, लेकिन बरसात जो हो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। क्योंकि और अभी हम आपको इस हॉस्पिटल के अंदर का दृश्य दिखा रहे हैं। हर तरीके की फैसिलिटी यहाँ पर अवेलेबल है और हॉस्पिटल से थोड़ा चलते ही मंदिर से मात्र 500 मीटर पहले है हेलीपैड। अगर आप हेलीकॉप्टर से यात्रा करना चाह रहे हैं तो आपका हेलीकॉप्टर आपको मंदिर से मात्र 500 मीटर पहले उतार देता है। हेलीकॉप्टर यात्रा करने के लिए आपको एक विशेष चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है यात्रा का, वो आपके पास होना मैंडेटरी है। और आपको हेलीकॉप्टर की बुकिंग भी एडवांस में करवा लेनी है, क्योंकि एडवांस बुकिंग आपको मात्र 8,000 रुपये की मिलती है। और अगर आप यहाँ आके ऑफलाइन बुकिंग करवाते हैं तो आपसे लगभग 20,000 रुपये तक हेलीकॉप्टर कंपनियाँ वसूलती हैं। ये बड़ा ही अच्छा माध्यम है यात्रा का। और विशेष तौर पर एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपको केदारनाथ धाम की ऑफिशियल वेबसाइट से ही हेलीकॉप्टर बुकिंग करवानी है। आप किसी भी अन्य वेबसाइट से बुकिंग न करवाएं, क्योंकि उसमें आपके साथ धोखा हो सकता है। आपके पैसे बर्बाद हो सकते हैं और लग जाएंगे, और आपको जब यहाँ पहुँचोगे तो आपको बुकिंग नहीं मिलेगी। तब आपको पता चलेगा कि आपके साथ ठगी हुई है। हेलीपैड से थोड़ा सा आगे निकलते ही आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चेक होके आपको मिलता है यात्रा टोकन। जो टोकन आपको मंदिर में दिखाना होता है दर्शन करने से पहले, ये टोकन भी हम आपको अभी दिखा रहे हैं। हम केदारनाथ धाम पहुंच चुके हैं और ये जो मेरे पीछे आप लाइन देख रहे हैं, यहाँ से यात्रा का ऑनलाइन टोकन मिलता है। ऑनलाइन टोकन आपको मिलेगा जब आपके पास ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा। इस तरीके का टोकन यहाँ से दे रहे हैं। टोकन लेने के बाद ही आपकी यात्रा आगे दर्शन करवाने दिए जाएंगे। और टोकन लेने के लिए आपके पास ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होना बेहद जरूरी है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का हमने अलग से वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और ये आप सामने देख रहे हो बाबा केदार का मंदिर, और चारों तरफ जो कंस्ट्रक्शन का काम जोरों शोरों पर है। और बरसात से बचने के लिए साधुगण यहाँ शेड के नीचे बैठे हुए हैं, और इसी शेड के नीचे मंदिर के कपाट खुलने से लेकर मंदिर के कपाट बंद होने तक श्रद्धालुओं द्वारा ये लंगर चलाया जाता है। फाइनली मौसम की सारी चुनौतियों को स्वीकार करते हुए और अपनी यात्रा को जारी रखते हुए हम पहुंच रहे हैं बाबा केदार के धाम। पीछे बाबा केदारनाथ का मंदिर, और अभी बड़ा बढ़िया मौसम बना हुआ है। ये देखते हैं मंदिर। और अभी आप देख रहे हो बाबा केदारनाथ का भव्य मंदिर। जैसे ही हम मंदिर तक पहुंचते हैं, शरीर की सारी थकान अपने आप ही दूर हो जाती है। दिव्य दर्शन आप सभी को हमारे YouTube चैनल के माध्यम से बाबा केदार धाम बिल्कुल सजाया हुआ है फूलों से, क्योंकि 10 तारीख को मंदिर की ओपनिंग थी और हम 11 तारीख को आपको बाबा केदार के दर्शन करवा रहे हैं। बहुत ही डेवलपमेंट कार्य भी मंदिर के चारों तरफ से चल रहा है। अभी हम आपको मंदिर के बैक साइड में लेके चलेंगे, जहाँ पर दिव्य पत्थर है जिसको भीमशिला भी कहा जाता है, जो 2013 में जो त्रासदी आई थी, इसी एकमात्र शिला ने जो है मंदिर को सुरक्षित करके रखा। जो मंदाकिनी नदी का पानी का बहाव था उसको 2 हिस्सों में बांट दिया,
और मंदिर को नुकसान होने से बचाया गया। अभी श्रद्धालु पत्थर की भी पूजा करते हैं। और ये है आपके सामने दिव्य शिला, जिसको कि मंदिर की तरह से सजाया गया है। और अभी दिव्य शिला के दर्शन के बाद आपको हम ले चलते हैं मंदिर के बैक साइड में लगभग 100 मीटर दूर बने शंकराचार्य जी के छोटे से मंदिर में। मान्यता है कि 1500 ईस्वी में शंकराचार्य जी ने ही केदारनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। बड़ा ही सुंदर स्थान बनाया गया है यहाँ पे। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। दीवारों पर संस्कृत में श्लोक लिखे हुए हैं, महामृत्युंजय मंत्र लिखा हुआ है। और उसके बाद कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि श्लोक जो है दीवारों पे लिखे गए हैं। ये देखिए आप सामने दर्शन कीजिए शंकराचार्य जी के, जिन्होंने मात्र 16 साल की उम्र में देश के चारों कोनों में एक एक मठ सनातन संस्कृति को बचाने के लिए बनाया, जो आज तक भी सनातन संस्कृति का प्रचार और प्रसार कर रहे हैं। अभी हम चलते हैं मंदिर के सामने की तरफ, जिस तरफ साल 2023 में ओम का निर्माण करवाया गया था। और ये वही रास्ता है जो मंदिर के सामने आपको दिखाई दे रहा है, जिस पे डेवलपमेंट कार्य के कारण जो यहाँ का होटल की जो यूनियन है और मार्केट की जो यूनियन है, उन्होंने इसी कार्य के कारण यहाँ पे 2 दिन का जो है हड़ताल का आह्वान किया था कि हम यात्रियों को कोई भी सुविधाएं नहीं देंगे। और मंदिर से लगभग 200 मीटर की दूरी पर है ये भव्य ओम। 2023 में इसका निर्माण करवाया गया था। ये बिल्कुल मंदिर के सामने बना हुआ है। यहाँ से दर्शन करने के बाद हम आगे की तरफ चले, जहाँ पर यहाँ रुकने की व्यवस्था की गई है। रुकने की व्यवस्था यहाँ पर सिर्फ टेंट हैं, कैंप लगा रखे हैं और कुछ एक होटल भी हैं। अगर 2022 के बाद देखा जाए तो यहाँ बहुत ही ज़्यादा स्पीड से जो है डेवलपमेंट कार्य हो रहा है और बहुत ज़्यादा होटल जो बन चुके हैं। लेकिन अगर आप होटल में रुकना चाह रहे हो तो आपको 2000 रुपये पर पर्सन का खर्चा देना पड़ता है। और अगर आप कैंप लेना चाह रहे हो या टेंट, कुछ छोटे कैंप भी हैं जिसमें 3 ही बंदे रुकते हैं। और ये सामने देख ही पा रहे होगे आप, ये जो कैंप हैं, छोटे साइज के जो टेंट हैं, इसमें 2 से 3 बंदे रुक सकते हैं। 3 बंदों को ये कैंप वाले रोकते हैं इसमें। और ये आपको ये एक कैंप 1500 रुपये तक का मिल जाता है। आप इसमें 2 बंदे रुको या 3 रुको, 3 बंदे इसमें आराम से लेट सकते हैं। बाकी जो टेंट हैं उनके साइज बड़े हैं, वहाँ 500 रुपये पर बिस्तर के हिसाब से आपको रुकने की फैसिलिटी मिल जाती है। और मैं आपको दिखा रहा हूँ मंदिर से लगभग 3 किलोमीटर दूरी तक ये कैंप एरिया जो है फैला हुआ है। रुकने की यहाँ किसी भी तरह की समस्या नहीं आने वाली है। और मंदिर के साइड में मैंने आपको दिखाया एक भंडारा चल रहा है, वहाँ खाना बड़ा अच्छा मिलता है। वैसे अगर आप कहीं खाना खाना चाहोगे तो खाने की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी नहीं मिलती। और ये कैंप एरिया में एक जो है घोड़ा मर गया है, वो वहाँ पड़ा है। इसलिए मैं आपसे आह्वान कर रहा था कि आप कम से कम जो है घोड़े के ऊपर यात्रा करें। हमने प्रशासनिक एक ऑफिस भी था यहाँ पर, वहाँ पर जाके शिकायत भी की कि ऐसे ऐसे ये वीडियो दिखा के कि वहाँ पर एक घोड़ा मरा पड़ा है और उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है, इसको डिस्पोज ऑफ नहीं किया गया है। तो वहाँ का जो प्रशासन अधिकारी था उसने बड़ी ही एक जानकारी दी हमें। उसने बताया कि जितने भी ये खच्चर वाले हैं ये
70 से 80 हज़ार रुपये का एक खच्चर खरीदते हैं। लगभग 2 महीने का सबसे ज़्यादा रस रहता है मई और जून में, और इस 2 महीने के टर्नओवर में ये इस खच्चर से लगभग 2 लाख रुपए तक की आमदनी करते हैं। और ऐसा यहाँ कोई खच्चर नहीं है जिसका इंश्योरेंस ना हो, और यात्रा खत्म होने से पहले इनका मानना ये होता है कि ये खच्चर यहाँ मर जाए, इसका इंश्योरेंस क्लेम हमें मिल जाए। ये जीते जी भी इनसे सिर्फ पैसा कमाने की सोचते हैं और मरने के बाद भी पैसा कमाने की सोचते हैं। तो अगर कहीं पे भी इस खच्चर का देहांत हो जाता है तो कम से कम 3 से 4 दिन में इंश्योरेंस कंपनीज के एजेंट आते हैं, वो जब अपना कार्रवाई पूरी कर लेते हैं उसके बाद खच्चर की जो है बॉडी डिस्पोज ऑफ की जाती है। तो आपसे दोबारा अनुरोध है कि आप पैदल ही यात्रा करें, खच्चर पर यात्रा न करें। और ये जो अभी आप दर्शन कर रहे हैं ये मंदिर की संध्याकालीन आरती का मनोरम दृश्य है। शाम की मंदिर की आरती का समय 7 बजे है। आप अगर शाम को जल्दी पहुंच जाते हैं तो आप 7 बजे आरती में हिस्सा ले सकते हैं। यात्रा का चौथा दिन और मौसम की चुनौतियों का सामना करते हुए, बर्फबारी और ओलावृष्टि की चुनौतियों का सामना करते हुए बड़ी भयंकर ठंड केदार घाटी में, और ठंड के कारण ये हमारे संदीप भाई बड़े परेशान हैं। और पीछे आप बर्फ देख ही रहे हो। कल दोपहर बाद जब बारिश और ओलावृष्टि हुई तभी यहाँ ऊपर पहाड़ों में काफी बर्फ पड़ी, लेकिन भोले बाबा की कृपा से, बाबा केदार की कृपा से हमने हल्की हल्की बारिश में दर्शन किए और शाम की आरती भी अटेंड की। रात को केदार घाटी में रुकने के बाद आज सुबह सुबह हम अपने गौरीकुंड की तरफ रवाना हो रहे हैं। गौरीकुंड से सोन प्रयाग जाएंगे, वहां हमारी गाड़ी खड़ी है, वहां से आज ही हम वापसी का रुख करेंगे। ये मंदिर से 2 किलोमीटर निकलती वही घोड़ा पड़ाव है। वापसी जाने के लिए यहीं से अगर कोई घोड़ा करना चाहता है तो उसको यहीं से घोड़ा मिल जाता है। और ये गौरीकुंड से लगभग 1 किलोमीटर पहले वहाँ जो पड़ाव है वहाँ ये छोड़ देते हैं। ये वो पालकी है जो मैं आपको बता रहा था कि चौथा माध्यम यात्रा करने का पालकी आंटी बैठी हुई जा रही है। 4 आदमियों ने अपने कंधे पे इस पालकी को उठा रखा है। और ये जो सुकेत आप देख रहे थे वो है पालकी के रेट। और वापसी में भी यहाँ भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी यात्रा में। सोनप्रयाग आने के बाद भी इतनी लंबी लाइन थी, वापसी वाले यात्रियों का बड़ा परेशानी का सामना यहाँ भी करना पड़ा। लगभग 6 घंटे के सफर करने के बाद, पैदल ट्रैकिंग के बाद हमने यात्रा संपूर्ण की। पीछे जो आप देख रहे हो पवित्र गेट है, यहाँ से यात्रा शुरू होती है। पवित्र गेट बना रखा है यहाँ पर। और मौसम की परेशानियों का सामना आज भी करना पड़ा। अब भी जो है बूंदाबांदी हो रही है। हम अभी गौरीकुंड जाएंगे, वहाँ से शेयरिंग कैब पकड़ने के बाद हमारी जो गाड़ी खड़ी है सोनप्रयाग में, सोनप्रयाग से अपनी गाड़ी उठाएंगे। ये जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ये आपको जो यहाँ घोड़ा चलता है उसके रेट है। उसका रेट प्रशासन द्वारा निर्धारित किया गया है। अगर आप घोड़ा लेना भी चाह रहे हैं तो जो रजिस्टर्ड ऑफिस है इनका यात्रा के दौरान जो पड़ा हो वहीं से लें, ताकि आपको यात्रा में परेशानी न हो। इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको केदारनाथ धाम से जुड़ी तकरीबन सभी जानकारियाँ देने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए।